वेलकम एवरीवन। जैसा कि आपको थंबनेल से क्लियर होगा, आज हम अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है यूपी टीजीटी कॉमर्स, उसके पेपर को सॉल्व करने वाले हैं ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या में भारत का स्थान, ये तो सभी को पता होगा। इंडियाज़ रैंक इन वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़, हम भाई सेकंड प्लेस पर हैं और बहुत जल्द हम फर्स्ट प्लेस पे आने वाले हैं, तो सही आंसर है इसका सेकंड। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। द बैलेंस अमाउंट इन द जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रिजर्व अकाउंट इज ट्रांसफर टू। अब कुछ सोचिए, ये जो है लाइफ पॉलिसी है जॉइंट है, जॉइंट मतलब सभी पार्टनर्स की है, तो ऑब्वियसली ये सभी पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी, तो इसका आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज इज क्रेडिटेड टू। तो आपने जब पार्टनरशिप किया होगा, देखो जो पार्टनर अवकाश ग्रहण करता है, चाहे एंट्री हो या अवकाश ग्रहण करे, यहाँ पे बात हो रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट के प्रॉफिट की। तो आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस दोनों ही चीज़ें कहाँ ट्रांसफ़र होती हैं, कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट जाता है क्रेडिट साइड में एंड लॉस होता तो वो जाता डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट क्रेडिट ही होगा, लेकिन कहाँ भाई, कैपिटल अकाउंट में, है कि नहीं, और वो भी सभी पार्टनर्स के में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ रिटायरमेंट की बात हो रही है, तो सभी पार्टनर्स उसमें इंक्लूड होंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ऑल पार्टनर्स। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सिंकिंग फंड फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट द अमाउंट ट्रांसफर्ड एवरी ईयर फ्रॉम, दैट मीन्स ऋण पत्रों के शोधन के लिए जो आप अलग से सिंकिंग फंड बनाते हो, उसमें हर साल जो आप अमाउंट ट्रांसफ़र करते हो वो कहाँ से ली जाती है, तो भाई वो ली जाती है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए बिकॉज ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन ना देके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ऑप्शन में था, और कहीं पर भी क्लियरली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं लिखा हुआ। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सरप्लस अकाउंट। और अगर आपने कंपनी के फाइनल अकाउंट किए होंगे, जहां पर आपको पता है शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग आपका जो फॉर्मेट है वर्टिकल अभी प्रेजेंट टाइमिंग में, तो वहाँ पर आपका जो लाइबिलिटी साइड में एक हेडिंग होती है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, उसके अंदर आपके P&L एप्रोप्रिएशन का नोट्स टू अकाउंट में स्टेटमेंट बनाया जाता है। और देखो वहाँ पर क्लियरली, अगर उस थ्योरी को आपने डिटेल में पढ़ा होगा, वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को ही सरप्लस अकाउंट के नाम से भी जाना जाता है। आप सरप्लस अकाउंट भी उसकी जगह पर यूज़ कर सकते हो। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही सरप्लस अकाउंट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ना सरप्लस अकाउंट होगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच क्लास इंटरवल्स आर एडिड इन टॉप टू बॉटम ऑर्डर इन क्लासिफाइड एज। यानी कि संचयी, आपको पता होगा संचयी जो आवृत्ति वितरण होता है वो दो टाइप की सीरीज होती है, एक होता है से कम, ठीक है, लेस देन की, और एक होती है मोर देन की, यानी कि से अधिक। और उसमें जो आपको फ्रिक्वेंसी टेबल गिवन होती है उनमें एफ ना देके CF गिवन होता है। से कम वाले में आपका जो गिवन होता है वो होता है संचयी बारंबारता, सीधी बिल्कुल, ठीक है, टॉप टू बॉटम। लेकिन जो आपकी से अधिक वाली होती है, मोर देन वाली, उसमें बॉटम से टॉप तक होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, टॉप टू बॉटम, यानी कि सीधा संचयी बारंबारता किसमें होती है भाई, लेस देन वाली सीरीज में। तो आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंडर हायर परचेज सिस्टम द इंटरेस्ट फॉर ईच पीरियड इज कंप्यूटेड ऑन, यानी कि किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक अवधि के लिए ब्याज की गणना कैसे करते हो भाई, कैसे करोगे आप ब्याज की गणना। इसका आंसर है आपका भुगतान ना हुए रोकड़ शेष के मूल्य पे। ऑब्वियसली जो पेमेंट नहीं हुआ उसी की तो किस्त दोगे ना, कई बार ये डाउन पेमेंट आप दे देते हो तो वो इंक्लूड नहीं होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कैश प्राइस रिमेनिंग अनपेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस
ओनर्स इक्विटी इज़ रिप्रेजेंटेड थ्रू, ये सभी को पता होगा भाई बैलेंस शीट की ये इक्वेशन है, तो इसका आंसर डायरेक्टली सीधे सीधे हम ऑप्शन सी बैलेंस शीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसाइडर्ड एज अ रिलेवेंट वाउचर वाइल वाउचिंग कैश सेल्स, यानी कि नगद बिक्री का प्रमाणन करते समय किसको आप प्रमाणन नहीं मानोगे। तो पहला है सेल्स बुक, दूसरा है कॉपी ऑफ कैश मेमो, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ सेल्समैन या फिर कैशियर समरी। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका करेक्ट आंसर होगा सेल्स बुक। भाई ऑब्वियसली ये तो आपकी प्रति है, कॉपी है, तो ये प्रूफ है। विक्रेता सेल्समैन की बात आप रखोगे कैशियर की, लेकिन ये जो विक्रय वही है सेल्स बुक, इसमें तो केवल और केवल आपके उधार जो चीज़ें होती हैं सेल्स बुक में उसी की एंट्री होती है, उधार विक्रय की। ठीक है, यहाँ पे नगद बिक्री की बात हो रही है, कहाँ था कैश सेल्स, तो ऑब्वियसली ये तो है ही नहीं। ओके, तो आंसर करेक्ट ये है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज़, यानी कि अपकरण के माप के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किसे करते हैं। तो आपको पता ही होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन ही यूज़ किया जाता है, यही सबसे रिलेवेंट और सफिशेंट माना जाता है बाकी सारे आपकी डेविएशंस में। ठीक है, तो इसका आंसर है स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल वैल्यू ऑफ ए सीरियली अरेंज्ड सीरीज इज़ नोन एज, दैट मीन्स अगर क्रमबद्ध तरीके से आप समंकमाला के केंद्रीय मूल्य को क्या कहा जाता है। अब क्रमबद्ध की बात आ रही है, आप सबको अच्छे से पता होगा कि जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं यानी माध्यिका निकालते हैं, तो उसी में सबसे पहले डेटा को देखा जाता है कि भाई वो क्रम से है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको अरेंज करते हो आरोही या अवरोही क्रम में, तो यहाँ पे क्रमबद्धता की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा मीडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द एबिलिटी टू चेंज ह्यूमन नीड्स इनटू ह्यूमन वांट्स इज कॉल्ड, दैट मीन्स कि मानवीय इच्छाएं हैं, लेकिन अगर आप एबिलिटी रखते हो कि मानवीय इच्छा को उसकी आवश्यकता में परिवर्तित कर सको, तो ये योग्यता क्या कहलाएगी भाई, ये होती है किसी भी सेल्समैन की कला। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेल्समैनशिप, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम सैलरी पेड टू अ क्लर्क रमेश इज अ, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली के अकॉर्डिंग आपने रमेश को पेमेंट कर दिया सैलरी का। ओके, तो यहाँ पे ये बताना है कि ये किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है, क्या रियल है, पर्सनल है, नॉमिनल है या बोथ। सोचो क्या होगा इसका आंसर, नॉमिनल। ओके, क्यों है नॉमिनल, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए होंगे कि यहाँ पे रमेश का नाम आ रहा है, तो भाई नाम तो पर्सनल है बट सैलरी भी आ रही है, और सैलरी तो नाम मात्र का होता है। ठीक है, अब दूसरा एक और पॉइंट आ सकता है कि कैश में पेमेंट हो रहा है, तो रियल तो नहीं है, तो रियल तो किसी भी एंगल से नहीं है। यहाँ पर आप देखिए सैलरी पेड हो गई है, तो रमेश से तो मतलब रहा ही नहीं। ठीक है, और सैलरी वगैरह जो खर्चे होते हैं, सारे खर्चे आपको पता ही है कहाँ जाते हैं, ये नॉमिनल होते हैं, नाम मात्र के ट्रांजैक्शन होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर इस नॉमिनल ट्रांजैक्शन है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल ऑफ लैंडिंग इज इशूड बाय, यानी कि जहाजी बिल्टी निर्गत की जाती है, तो जहाजी बिल्टी जहाजी कंपनी द्वारा निर्गत की जाती है, तो आंसर इज ए शिपिंग कंपनी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 एवरी वाउचर शुड बी साइंड बाय, यानी कि प्रत्येक जो प्रमाणक है उस पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिए, तो किसके होने चाहिए भाई, जो भी उसका रेस्पॉन्सिबल होगा उसी के ऑफिसर। ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर के हस्ताक्षर होने चाहिए, तो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट डी। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट स्पेंड ऑन इंक्रीजिंग द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ ए सिनेमा हॉल इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पे बात हो रही है कि एक सिनेमा हॉल है और उसमें बैठने की क्षमता बढ़ाने पर जो खर्च हुआ है वो किस टाइप का है। ठीक है,
तो आप खुद सोचिए, अगर सिनेमा हॉल में आप बिठाने की क्षमता बढ़ा रहे हो, उसका यूज़ क्या आप उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए करोगे या लंबे टाइम के लिए वो आपका यूज़ होगा? बताइए, लंबे टाइम के लिए ना। तो ये अगर जिसका लाभ आपको कई वर्षों तक फ्यूचर में मिलने वाला है, वो आपकी किस टाइप की होती है? वो कैपिटल यानी पूंजीगत एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऑब्वियसली 15 का आंसर होगा आपका सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्निकल स्किल्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर, यानी कि तकनीकी कौशल सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है किसके लिए? तो हम डायरेक्टली आंसर पे पहुंचते हैं। ऑब्वियसली हाँ, जितने भी आपको दिख रहा होगा उसमें आपका जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, सबसे ज़्यादा टेक्निकल स्किल की नीड इन ऑप्शंस में से इसको ही होगी। तो ऑप्शन करेक्ट है आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच टाइप ऑफ एग्रीमेंट रॉयल्टी इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल? ये पूछना चाह रहा है कि भाई अधिकार शुल्क का भुगतान बिक्री के आधार पर जो किया जाता है वो किस एग्रीमेंट के अंदर होता है? तो आपको पता होगा कि जो आपकी होते हैं बुक वगैरह, यानी कि बुक पब्लिशर्स होते हैं, उस कंडीशन में जो रॉयल्टी पेड की जाती है वो मुद्रण अधिकार के तहत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉपीराइट वाली बात आ जाएगी। बिक्री के आधार पर कॉपीराइट जहाँ पर होता है वहाँ पर पे किया जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा इसका करेक्ट सी, कॉपीराइट। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रैंको इनवॉइस इंक्लूड्स, यानी कि फ्रैंको बीजक सम्मिलित है, किससे सम्मिलित है? तो मैं आपको इसका डायरेक्टली सही आंसर पे जाते हैं। ऑल कॉस्ट अप टू पुटिंग द गुड्स एट द डोर ऑफ द बायर, दैट मीन्स क्रेता के घर तक माल पहुंचाने की पूरी जब जिसमें कॉस्ट इंक्लूड होती है उसको फ्रैंको बीजक कहते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज़ डन बाय, यानी कि रणनीतिक जो नियोजन है वो किसके द्वारा किया जाता है? खुद सोचिए, रणनीति किसके द्वारा बनाई जाती है? भाई जो उच्च स्तरीय प्रबंध होता है उसी के द्वारा तो बनाई जाती है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज़ यानी कि अंश आवंटन खाता किस टाइप का खाता है? तो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कैपिटल, ये सभी पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो इसका पर्सनल अकाउंट इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 21, एक कंपनी फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन विच अ फाइनल कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर वॉज अनपेड। ओके, यानी कि 100 इक्विटी शेयर्स थे एक कंपनी के 10 वाले। इस 10 रुपये में से उन्होंने पूरे के पूरे मांगे थे। ठीक है, लेकिन जो फाइनल कॉल थी ₹4 की वो अनपेड रही। एट वॉट मिनिमम रेट पर शेयर दीज शेयर कैन बी रीइशूड बाय द कंपनी? तो देखो क्या होता है, यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है 10 रुपये का शेयर था। ओके, फाइनल कॉल की गई थी 4 रुपये की, वो नहीं दी तो 6 रुपये तो दे दिए ना उस बंदे ने। अभी देखो यहाँ पर ये पूछा गया है कि भाई कंपनी को ये शेयर रीइशू करने पर कितना कम से कम प्राइस उसको रखना चाहिए। तो यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हमें ये फोकस करना है कि कंपनी ने हरण क्यों किया। भाई उसको 4 रुपये की फाइनल कॉल नहीं मिली और उन्हीं 4 रुपये की वजह से, ना मिलने की वजह से कंपनी ने जिस भी व्यक्ति के शेयर्स थे वो फॉरफिटेड कर लिए, हरण कर लिए। ठीक है, जब्त कर लिए। अब कंपनी अगर रीइशू करती है तो वो ये उसका मेन टारगेट होगा एटलीस्ट ये 4 रुपये कवर हो जाए। तो जो मिनिमम प्राइस है वो अपने शेयर का 4 रुपये कम से कम रखेगी री इशू का। ओके, ज़्यादा बढ़ा के इसको 10 के आसपास कर सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समरी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन टैबुलर फॉर्म which several non-overlapping classes is referred as, यानी कि बहुत से गैर व्यापी जो वर्ग होते हैं उनके साथ जो डेटा है उसको अगर आप तालिका के रूप में प्रस्तुत करते हो तो वो किस टाइप का होगा?
फ्रिक्वेंसी होगा, नॉमिनल होगा, ऑर्डिनल होगा या क्रोनोलॉजिकल होगा। तो ऑब्वियसली ये मैं आपको बता दूं, अगर इस टाइप से कोई डाटा है और उसको आप अरेंज करते हो एज अ बस तालिका में, उसे फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो माना गया है वो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म द अमाउंट रिलीज्ड फ्रॉम एन अनरिकॉर्डेड असेट्स इज ट्रांसफर टू, यानी ये फर्म के समापन पर ना लिखी गई अनरिकॉर्डेड असेट्स, ना लिखी गई संपत्ति से वसूल की गई राशि, यानी कि आपने लिखी नहीं थी, उससे आपको अमाउंट रिसीव हो गई, उसको आप कहाँ पर दिखाओगे? तो आपको पता होगा यहाँ पे डिसोल्यूशन की बात हो रही है, फर्म के समापन की बात हो रही है, और फर्म के समापन पर रियलाइजेशन अकाउंट बनता है भाई, वसूली खाता। आप इससे भी मैच कर सकते हो। देखो लाइक कई बार कन्फ्यूज़न होता है, संपत्ति से वसूली ना, उस राशि को कहाँ दिखाओगे? वसूली खाते में दिखाओगे, रियलाइजेशन अकाउंट। तो करेक्ट आंसर इज इसका बी होगा। चलिए फिर बढ़े नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ग्रॉस बुक वैल्यू ऑफ ए फिक्स्ड असेट्स इज इट्स, दैट मीन्स एक स्थायी संपत्ति का सकल पुस्तक मूल्य क्या होता है, उसका सकल पूछ रहा है, ठीक है। ये होता है उसका जो हिस्टोरिकल प्राइस होता है ना, किसी भी असेट्स का ग्रॉस बुक वैल्यू वही होता है जो उसका हिस्टोरिकल प्राइस होता है। नेट पूछता तो मैं बता दूं आपको, जो बुक वैल्यू होती है उसमें से अगर डेप्रीशिएशन है उस असेट्स पे, उसको हटा दिया जाए तो वो उसकी नेट अमाउंट होती है, बट यहाँ ग्रॉस की बात कर रहा है तो वो उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी, ठीक है, ऐतिहासिक लागत। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, द मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज़, तो भाई इसका तो सभी ने ही करेक्ट आंसर दिया होगा। यहाँ पे प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण पूछ रहा है और हम कॉमर्स का पेपर दे रहे हैं, ऑब्वियसली औद्योगिकीकरण, ठीक है। आगे नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आइटम्स फ्रॉम जनरल टू लेजर इज कॉल्ड, ये तो थ्योरी सबने याद कर रखी भी होगी और ये तो पढ़ते ही समझ में आ गया होगा भाई। जनरल से जब लेज़र करते तो लेज़र पोस्टिंग ही तो कहते हैं उसको, तो भाई पोस्टिंग इसका करेक्ट आंसर है, खतौनी हिंदी में बोलते हैं। आगे बढ़ें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मांग का नियम कहता है कि अन्य बातें समान रहने पर, यानी कि द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट इफ़ अदर थिंग्स रिमेन सेम, तो मांग का नियम केवल इतना, लॉ ऑफ डिमांड अगर आपको ध्यान होगा तो वो होता क्या है भाई, कीमत बढ़ने पर मांग घटती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ती है। दैट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई में इनवर्स रिलेशन होता है। देखिए आपकी स्क्रीन पे जो ये छोटी सी डिटेल दिखाई दे रही है आपको, ये मेरे खुद के नोट से है। मैंने मांग का नियम, मांग के लोच, इन पर वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इन टॉपिक को डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उन वीडियोस को जाके विजिट कर सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगी। फिलहाल आप इस लाइन पे फोकस कीजिए, क्लियरली लिखा हुआ है इनवर्स रिलेशन, ओके। प्राइस एंड डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, तो जहाँ आपको ये इनवर्स दिख जाए वही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़े फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी कि विज्ञापन की विशेषता कौन सी नहीं है? पेड एक्टिविटी, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, विजुअल और ओरल या पर्सनल। तो भाई भुगतान परक गतिविधि है, ऑब्वियसली है, निश्चित एक स्पॉन्सर होता है, ये भी करेक्ट है। भाई एडवर्टाइजमेंट मौखिक भी हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सनल एडवर्टाइजमेंट कोई करेगा तो भाई वो सामूहिक होता है, सभी के लिए होता है, तो ये पर्सनल वाली इसकी विशेषता नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन इज बेस्ड ऑन, सभी को पता होगा दोहरा लेखा प्रणाली की अवधारणा पर ही पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, द्विपहलू अवधारणा, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंपनी हैज़ स्पेंड ₹20,000 ऑन पेंटिंग ऑफ इट्स बिल्डिंग, इट शुड बी रिकॉर्डेड एज, यानी कि कंपनी ना अपने भवन की रंगाई पर खर्च कर रही है, ये किस टाइप का है? तो आप भवन की रंगाई पर ये जो खर्चा होता है, इस टाइप के खर्चे, ये आपके आयगत होते हैं, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर ये खर्चा रेवेन्यू टाइप का है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज़, यानी कि प्रबंधन का प्राथमिक कार्य क्या है। सबने पढ़ रखा होगा, प्लानिंग आता है सबसे पहले। तो प्रबंधन का जो प्राथमिक कार्य वो है प्लानिंग यानी कि नियोजन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम रेंट इज़ ऑल्सो मिनिमम रेंट इज़ ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, यानी न्यूनतम किराए को, डेट रेंट, फिक्स रेंट, फ्लैट रेंट। बताइए कि सारे नाम सुने हुए हैं। ये मृत किराया तो सुना हुआ होगा ना, न्यूनतम किराए को बोलते हैं। और आपको ये भी पता है कि भाई न्यूनतम किराया फिक्स्ड है, ठीक है। आपका रॉयल्टी चाहे आपका कम हो या ज़्यादा हो तो ज़्यादा पेड करना पड़ता है, लेकिन जो मिनिमम रेंट है वो तो देना ही देना है, वो स्थिर है, फिक्स है। तो ये स्थिर भी है। और अगर किसी ने सम नहीं सुना होगा तो समझ लेना 2 ऑप्शन किसी ने सुने हुए हैं, तो भाई उपयुक्त सभी ही होने वाला है। तो ये तीनों ही नाम हैं मिनिमम रेंट के, तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दी अबव। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। परचेज बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड, यानी कि क्रय पुस्तक को क्या अपलिखित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसकी बात हो रही है भाई, यहाँ पे परचेज बुक की बात हो रही है। और आपको पता है परचेज बुक में केवल और केवल उधार खरीदे गए माल का लेखा होता है, ठीक है। तो यहाँ दिख रहा है आपको माल के समस्त उधार क्रय को, ऑल क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग इज अ, यानी कि निर्णयन एक कैसा प्रोसेस है। तो निर्णयन जो है वो यहाँ पे देख लो प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस, ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35। द रिकॉर्ड ऑफ कैश ट्रांजेक्शन बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स इज़ शोन इन, यानी कि गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले जो नगद लेन देन होते हैं वो कहाँ दिखाए जाते हैं। तो नगद, आपको पता होगा ये जो आपका प्राप्ति और भुगतान खाता होता है, रिसीव्ड एंड पेमेंट, इसमें केवल और केवल यानी कि आप जिस फाइनेंशियल ईयर या जिस भी ईयर में बना रहे हो उस ईयर में अगर आपको रिसीव हो रहा है तो इसमें डाल दिया जाता है। अगला पिछला कुछ भी अगर रिसीव हो रहा है तो डाल दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो आय व्यय खाता होता है इसमें केवल करंट ईयर के ही ट्रांजैक्शन आते हैं, ओके। और अगला पिछला का एडजस्टमेंट होती है तो वो इसमें की जाती है, इसमें एडजस्टमेंट नहीं होती है, बस रिसीव एंड पेमेंट को देखा जाता है। कुछ भी नगद में मिल रहा है अगर उस ईयर में, चाहे पुराना मिल रहा हो चाहे आने वाले वर्ष का मिल रहा हो, सब इंक्लूड किया जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली आपका रिसीव्ड्स एंड पेमेंट अकाउंट होगा, ओके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनअर्न्ड इनकम इज़ कंसाइडर्ड एज, यानी कि जो अनार्जित आय है उसको क्या माना जाता है, खुद सोचिए इस बात को। अनअर्न्ड यानी अनएक्रूड, यहाँ पे ऑप्शन क्या गिवन है आपको, असेट्स, लायबिलिटी, लॉस या कैपिटल, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे कैपिटल तो है ही नहीं है, लॉस भी नहीं है क्योंकि इनकम की बात हो रही है, कमाई नहीं है लेकिन इनकम है, और लायबिलिटी और असेट्स ऑप्शन आ गया। आपको ध्यान होगा जो हम एक्रूड होता है उसे हम असेट्स में डालते हैं, अनएक्रूड या अनअर्न्ड कहाँ जाता है, लायबिलिटी में जाता है कि नहीं। तो ऑब्वियसली आपका लायबिलिटी है, दायित्व है, ठीक है। अगर आप कमा चुके होते पहले ही मिल जाता, मतलब प्रीपेड होता, तो वो आपका असेट्स हो जाता। बट अभी आप कमाए नहीं हो तो आपका दायित्व है, उसके लिए आपको काम करना है अभी, तो वो लायबिलिटी होगा। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़, यानी कि पार्षद सीमा नियम है, सबने पढ़ रखा होगा ये थ्योरी। पार्षद सीमा नियम कंपनी का चार्टर होता है, कंपनी का चार्टर किसे कहते हैं, पार्षद सीमा नियम को बोलते हैं। तो भाई इसको सोचने की बात नहीं है, थ्योरी जिसने पढ़ रखी है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 38। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर अ कंपनी, कौन सा सोर्स नहीं है, नॉट अ सोर्स ऑफ, ठीक है। तो कौन सा नहीं है बताएं ज़रा। ऑप्शन नंबर
इसका जो करेक्ट आंसर होगा खुद सोचो। इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ भाई ये सोर्स होता है। शेयर कैपिटल यहाँ भी आ रहा है, सोर्स है। डिवेंचर्स भी, लेकिन ये फिक्स्ड असेट्स ना कोई सोर्स नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा होगा फंड फ्लो स्टेटमेंट तो आप ये बात समझ पा रहे होगे। फ़िलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है, क्योंकि इतना डिटेल में जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, करेक्ट आंसर पे चले जाते हैं। इसका है फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, जो कंपनी के वित्त का स्रोत नहीं होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। In which type of organization the rules, duties and responsibilities are given in writing, यानी कि रिटन में। भाई रिटन में सब कुछ, सारी जिम्मेदारियाँ किस रिटन में जो दी जाती हैं वो किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है। तो ये इनफॉर्मल तो है नहीं, है कि नहीं। और अगर आप यहाँ ऑप्शन पे ध्यान दो, स्ट्रेटेजिक अगर आप सोचें तो फिर डी ऑप्शन देखिए, बी एंड सी दोनों को बोल रहा है, यानी कि इनफॉर्मल भी इंक्लूड है। तो ऑब्वियसली ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। भैया औपचारिक है, इतना तो क्लियर था कि हमें औपचारिक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट स्ट्रेटेजिक को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप इस ऑप्शन से कंफर्म कर सकते हैं कि अगर इन दोनों को एक साथ रखा गया है तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक तो हमें कंफर्म है। अगर ऑप्शन में यहाँ पर ए एंड सी होता तो शायद आप उस पर जा सकते थे, बट यहाँ पे ऑप्शन है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाउचर रेफर्स टू, यानी कि प्रमाणक जो होते हैं उनसे क्या तात्पर्य है, प्रमाणक क्या होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कैश रिसिप्ट भी, इनवॉइसेस और काउंटर फॉइस, ये सभी वाउचर के प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। ए ट्रायल बैलेंस शोज द बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, complete accuracy of accounting done by the accountant, या arithmetical accuracy of ledger balance, या balance between assets and liabilities। ट्रायल बैलेंस पे होता क्या है, सबने पढ़ रखा होगा कि ये ना खाता बही के शेषों की गणितीय शुद्धता के लिए होता है, यानी कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर बैलेंसेस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42। When a consumer increases units of X commodity by giving up some units of Y commodity and even to attain the same level of satisfaction, the marginal rate of substitution will be calculated by, यानी कि जब कोई उपभोक्ता Y वस्तु की इकाइयों को छोड़ते हुए, यानी कि Y का सेक्रीफाइस कर रहा है एंड X वस्तु की इकाइयों में वृद्धि कर रहा है और उस प्रोसेस में उसको वही सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा है, तो जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है उसका किस टाइप से आप कैलकुलेशन करोगे। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है आपका, मैं डायरेक्टली आपको करेक्ट आंसर बता देती हूँ, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो करेक्ट, चेंज इन वाई कॉमोडिटी, चेंज इन एक्स कॉमोडिटी। वाई ऊपर आएगा, ठीक है, जिसको आप छोड़ रहे हो, और एक्स नीचे आएगा जिसमें आप वृद्धि कर रहे हो, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग, ठीक है, यानी कि दीर्घ स्तरीय फुटकर व्यापार का प्रारूप कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आपको एक प्रोविजन स्टोर ऑप्शन में दिख रहा है, किराना भंडार। बाकी सारे आपको देखो लार्ज ही दिमाग में आ रहे होंगे, विभागीय भंडार की बात कर लो या सुपरमार्केट की बात कर लो या मल्टीपल चेन स्टोर्स। ये किराना भंडार जो है ये भाई लार्ज स्केल रिटेल ट्रेडिंग में नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए बिजनेस ऑफिस, का फंक्शन नहीं है, कार्यालय का कौन सा काम नहीं होता, ठीक है। पत्रों की प्राप्ति यानी कि रिसीप्ट्स ऑफ लेटर्स ऑब्वियसली होते हैं, और फिर इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराई जाती है, एंड फाइलिंग एंड एंडोर्सिंग भी होता है। ये डिसीजन मेकिंग, ये इन तीनों से थोड़ा अलग लग रहा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट
डिपेंडेंट ब्रांच कैन मेक, यानी कि जो आश्रित शाखा होती है वो कर सकती है। तो आपने अगर ब्रांच अकाउंट के क्वेश्चन किए होंगे तो आपको पता होगा कि भाई उसमें कैश ट्रांजैक्शन भी, यानी कि कैश सेल भी होती है, क्रेडिट भी होती है, तो दोनों ही टाइप की सेल आती हैं। तो ऑप्शन इसका सी होगा। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका, रीअरेंज मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स लॉजिकली, यानी कि जो आपकी मैस्लो की आवश्यकताओं के अनुक्रम है उनको आपको तार्किक ढंग से व्यवस्थित करना है, पुनर्व्यवस्थित। तो अगर आपने पढ़ रखा होगा कि इसकी मैस्लो की 5 नीड्स होती हैं, उसमें कौन कौन सा पहले, तो वही सबसे पहले आपकी फिजिकल नीड्स होती हैं, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं पहले नंबर पे होती हैं। उसके बाद में आपकी सुरक्षा की बात आती है, तो ये सेकंड है। इसके बाद में आप जो सोचते हो वो आपका आता है सामाजिक आवश्यकताएं। ठीक है, ये थर्ड नंबर पे आएगा। और फिर आता है आपका एस्टीम नीड्स, यानी कि आत्मसम्मान की बात आप करते हो। एंड सबसे लास्ट में आप ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, यानी कि आत्म उपलब्धि की बात करते हो। तो ये जो क्रम है, पहले ए ऑप्शन आएगा, फिर बी आएगा, फिर आएगा आपका ये डी, सी एंड ई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड, यानी कि किसी व्यवसाय की पुस्तकों और अभिलेखों की व्यवस्थित जांच को क्या कहते हैं। भाई आप सबने अगर थ्योरी पढ़ी है तो इसका ऑप्शन आपने करेक्ट ही लगाया होगा। ऑडिटिंग में आता है आपका व्यवस्थित जांच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इज अ सिस्टमेटिक मैनर एंड क्लासिफाइड दैम इन लेज़र इज कॉल्ड, यानी कि आप अगर उनको व्यवस्थित करते हो और लेज़र में भी दिखाते हो, तो ये प्रोसेस किस में है, ये बिल्कुल पहला ही प्रोसेस होता है जो बुक कीपिंग के अंदर किया जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका बुक कीपिंग, यानी कि पुस्तपालन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49, ड्राइंग अकाउंट इज़, यानी कि ड्राइंग अकाउंट कैसा अकाउंट है, सभी को पता होगा। एक कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, ये आपके पर्सनल होते हैं। तो ऑप्शन करेक्ट पर्सनल अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, द इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स इज क्रेडिटेड टू। तो यहाँ पे कह रहा है साझेदारों की पूंजी खाते पर ब्याज ना क्रेडिट कहाँ किया जाता है। तो आपको पता होगा, जब आपने पार्टनर्स अकाउंट बनाए होंगे, सीखे होंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L में भी जाता है और पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में भी जाता है। लेकिन P&L में तब जाता है जब नहीं शो किया गया होता है P&L एप्रोप्रिएशन में, बट P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट में जाता है। यहाँ क्वेश्चन में ना ध्यान से पढ़ोगे तो क्रेडिटेड टू पहले से ही दे दिया, दैट मीन्स कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है। क्रेडिट तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ही तो होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a receipts issued by commodity officer of the ship when the cargo is loaded on the ship is known as। तो भाई ये जो होती है रसीद, इसको मैट रिसीप्ट्स बोलते हैं, मैट रसीद बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सी। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, द वेरिफिकेशन of the authority and authenticity of transaction recorded in the books of account is called। भी क्या कहते हैं, अगर आप लेन देनों को या प्रमाणिकता का सत्यापन करते हो तो ऑब्वियसली सत्यापन किसके थ्रू किया जाता है, वाउचिंग के थ्रू ना। करेक्ट ऑप्शन इज प्रमाणन, वाउचिंग। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड अप कैपिटल इज कॉल्ड, यानी कि ये कहना चाह रहा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल और कॉल्ड अप कैपिटल, तो उसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, खुद सोचो। आपने ना मान लो 10 रुपये या 100 रुपये का शेयर है, ओके, टोटली जो सब्सक्रिप्शन है उसमें से आपने मांगा अभी तक 60, हो गया कॉल्ड। तो जो नहीं मांगा उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, जिसकी अभी कॉल ही नहीं की, अनकॉल्ड, अयाचित, अभी आपने याचना नहीं की। तो भाई इसका करेक्ट ऑप्शन अनकॉल्ड कैपिटल होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
पदों के विचरण का माप, यानी कि द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स इज डिस्पर्सन। इसका करेक्ट आंसर है डिस्पर्सन, यानी कि जो अपकिरण है ये होता क्या है भाई, ये बताता है कि आपके जो डेटा है ना वो उनका फैलाव कितना है, ठीक है, उस डिस्टेंस को बताता है ये डिस्पर्सन। तो पदों के विचरण की माप को डिस्पर्सन बोलते हैं। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय, यानी कि साझेदारी जो है वो अस्तित्व में आती है, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? ऑब्वियसली आपने सुना होगा कि साझेदारी जो है एक अनुबंध है, साझेदारी संलेख एक अनुबंध है। तो साझेदारी जो है वो संलेख यानी कि एग्रीमेंट या अनुबंध से ही अस्तित्व में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, in the absence of any contract to the company, capital profit on dissolution of a partnership firm is shared among partners is, यानी कि कोई एग्रीमेंट नहीं है और पार्टनरशिप फर्म का ना डिसोल्यूशन हो गया यानी कि समापन, तो जो आपका कैपिटल प्रॉफिट है वो साझेदारों में किस रेशो में बटेगा भाई? इक्वल बांटोगे कैपिटल रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, या नन ऑफ दी अबव? तो मैं बता दूं, अगर डिसोल्यूशन की बात होती है तो भाई वहाँ पर जो आपकी कैपिटल प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बटते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ना ऑप्शन सी होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, लाभ वितरण अनुपात में, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, इन जनरल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन, यानी कि रोज़नामचे में लेन देनों को अभिलिखित किया जाता है। तो आपको पता है कि जो यहाँ पे जनरल बुक की बात हो रही है उसमें तो डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन नोट किए जाते हैं, है ना। तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, अगर थ्योरी पढ़ा हुआ है तो आप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन पे डायरेक्टली पहुँच गए होंगे, डेली बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 2 AAS2 आर कंसर्न विद, तो भाई अंकेक्षण और इंश्योरेंस प्रमाप 2 जो है ये आपका किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए भाई किसका यूज़ आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए आप किसका यूज़ नहीं कर सकते हो? इसका करेक्ट ऑप्शन है आप समामेलन से पूर्व के लाभ का यूज़ इसके लिए नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉफिट पीरियर टू इनकरप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, इफ़ वेरिएंस इज 144 देन स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी, आप सबको पता होगा जो आपका वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस v, वो स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर के इक्वल होता है, ओके। यहाँ पे हमसे स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि खाली SD, तो ऑब्वियसली अगर ये स्क्वायर है दूसरी साइड का रूट हो जाएगा वेरिएंस का रूट, तो SD का वैल्यू क्या, आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो 144, तो भाई 144 किसका होता है स्क्वायर? 12 का, है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी होगा 12, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61, in the event of recruitment of short working by the lease, the leaser debit, यानी कि पट्टेदार द्वारा लघुकारी की राशि को वसूल किए जाने की दशा में पट्टेदाता डेबिट किसको करेगा? ओके, इसका करेक्ट आंसर है, एक बात यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ पे जो बात हो रही है ना किसकी हो रही है? लीज़र की हो रही है, लीज़ की नहीं हो रही, ठीक है। जो लीज़ है यानी कि पट्टेदार द्वारा शॉर्ट वर्किंग को वसूल किए जाने पर, तो अगर देखो पट्टेदार होता है लीज़, ठीक है,
और जो पट्टा दाता है इसका इस पट्टे दाता से मतलब होता है आपका लैंडलॉर्ड यानी कि मालिक से, ठीक है। तो जो अमाउंट लीज़ के लिए शॉर्ट वर्किंग है वो अमाउंट ना मालिक के लिए रॉयल्टी रिज़र्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो होना चाहिए आपका ये अधिकार शुल्क संचित खाता यानी कि रॉयल्टी रिज़र्व अकाउंट, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। ओके, चलिए आज हम इतने ही क्वेश्चन इस वीडियो में रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो गया। बाकी बचा पेपर मैं सेकंड पार्ट में आपको पूरा सॉल्व करा देती हूँ। ओके, तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय।